हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया लेसन चालू करने जा रहे हैं, दैट इज मैथमेटिकल मेथड्स। तो इस चैप्टर का नाम मैथमेटिकल मेथड्स है, लेकिन इसमें जो हम डिटेल्स सीखने वाले हैं वो सब स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में सीखेंगे। स्केलर्स और वेक्टर्स क्वांटिटीज के बारे में आप लोग ने स्कूल में ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं, एक बार पहले उनको समराइज कर लेते हैं, फिर डिटेल में जाएंगे। तो स्केलर्स की डेफिनेशन क्या है, देखो, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर्स? ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उनको कहते हैं स्केलर्स। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, उसके बाद टेम्परेचर है, वर्क है, पावर है, एनर्जी है। ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना काफी होता है। तो ऐसी क्वांटिटीज को बताने के लिए हमें डायरेक्शन बताना नहीं पड़ता। जैसे कि अगर एक पर्सन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मुझे सिर्फ डिस्टेंस मैंने अगर बता दिया कि ये पर्सन ने यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये इट कैन गिव एन आइडिया कि हाउ मच डिस्टेंस द पार्टिकल हैज ट्रैवल्ड। लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना हो तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये पर्सन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और वो कौन से डायरेक्शन में गया, ये मुझे तब बताना पड़ेगा। तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर हो जाती है और डिस्टेंस जो है वो स्केलर हो जाती है। सिमिलरली, अगर एक आधे पर्सन ने 100 जूल इतना वर्क डन किया है, द बॉडी कंप्लीट्स द वर्क डन ऑफ 100 जूल, तो कितना वर्क किया? 100 जूल। अब किस डायरेक्शन में किया ये बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कितना वर्क किया, इट इज सफिशिएंट कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द बॉडी। तो यानी ऐसा कि ऐसे कुछ टर्म्स है, ऐसे कुछ क्वांटिटीज है जिनको बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी होता है यानी सफिशिएंट होता है, उनको कहते हैं स्केलर्स। और ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है, उनको कहते हैं वेक्टर्स। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, द क्वांटिटीज which can be completely described, the quantities which can be completely described by their magnitude only are called as scalars, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर्स आर डिस्टेंस, उसके बाद देखो एग्जाम्पल है स्केलर के डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद आता है वर्क, पावर, ये भी स्केलर है, प्रेशर, ये भी स्केलर है, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा, ये सारे क्वांटिटीज जो है ये सभी स्केलर्स है, क्योंकि इन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी होता है, सफिशिएंट होता है, और इसीलिए इन्हें स्केलर्स कहते हैं। अगला डेफिनेशन आता है हमारा वेक्टर्स का। वेक्टर्स, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर्स? द क्वांटिटीज which can be completely described, the quantities which can be completely described by their magnitude, the quantities which can be completely described by their magnitude as well as direction, the quantities which can be completely described by their magnitude as well as direction are
called as vectors. The quantities which can be completely described by their magnitude as well as direction are called as vectors. यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है उनको कहते हैं वेक्टर्स. तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं देखो तो सही. इनके एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी. देखो वेलोसिटी ये वेक्टर है, लेकिन अगर स्पीड बोलोगे ना स्पीड, तो देखो स्पीड जो है वो स्केलर में आती है. स्पीड इज अ स्केलर. तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स. उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन. उसके अलावा एंगुलर मोमेंटम, ये आपको 12th में आएंगे ये क्वांटिटीज. एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क एक्सेट्रा. ये क्वांटिटीज ऐसे हैं कि जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है. इनको कहते हैं वेक्टर्स. ठीक है, तो ये हो गए स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में. अब सवाल ये पैदा होता है कि वेक्टर्स को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे. हाउ विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर. वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करना या कैसे रिप्रेजेंट करना. तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर बार लिखना पड़ता है. बार यानी एरो. जैसे कि मैं वेक्टर ओपी बार ऐसे लिख रही हूँ, ओपी, वेक्टर ओपी. तो ये वेक्टर अगर होगा ना तो मुझे इसके ऊपर बार लिखना चाहिए. ओपी बार, इट इज अ वेक्टर. तो ये बार से पता चलता है कि ये वेक्टर है. लेकिन अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो हम इसको मॉड में डालेंगे, मॉड ऑफ ओपी बार ऐसा लिखते हैं. या तो अगर मॉड नहीं लिखना है तो सिर्फ ओपी लिखे तो भी चलेगा. वेक्टर कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल अल्फाबेट. एक सिंगल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या सिंगल अल्फाबेट के फॉर्म में भी आप वेक्टर लिख सकते हो. जैसे कि मैं लिखूंगी कि वेक्टर ए बार, अगर मुझे लिखना है वेक्टर ए अगर लिखना है तो हम इसको लिखते हैं ए बार. क्या लिखते हैं? ए बार. और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखना है तो हम इसको लिखेंगे मॉड ऑफ ए बार. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखना है तो हम इसको लिखेंगे मॉड ऑफ ए बार, या तो सिंपली ए लिखे तो भी चलता है. मॉड ऑफ ए बार इज इक्विवेलेंट टू ए. मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ए लिखा तो मीनिंग एक ही होता है. लेकिन आप अगर ऐसा लिखोगे कि ए बार इज इक्वल टू ए तो ये सही नहीं है, ये गलत है. क्योंकि ए बार इज नॉट इक्वल टू ए. ऐसा क्यों रे? क्योंकि ए बार को मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, लेकिन ए को सिर्फ मैग्नीट्यूड है. आया समझ में? तो इसीलिए अगर आपको ऐसा अगर आपने लिखा कि मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू ए तो फिर ये सही है. मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू ए सही है क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है और ये भी. तो अभी हम ऐसे अलग अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे वेक्टर्स के कि कुछ प्रॉपर्टीज की, कौन से वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर बोलते हैं, कौन से वेक्टर्स को अपोजिट वेक्टर्स बोलते हैं, कौन से वेक्टर को नल वेक्टर बोलते हैं, कौन से वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलते हैं. ये सब हम अभी पढ़ेंगे. तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है हमारा इक्वल वेक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल वेक्टर? इक्वल वेक्टर यानी क्या? तो सपोज ये एक वेक्टर है ए बार और ये है वेक्टर बी बार. दिस इज द वेक्टर ए बार एंड दिस इज अनदर वेक्टर बी बार. तो वेक्टर ए बार का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर और वेक्टर बी बार का मैग्नीट्यूड भी है 5 मीटर. राइट? तो ऐसे दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ऐसे दो वेक्टर्स को एक दूसरे के इक्वल वेक्टर कहते हैं. अब डेफिनेशन देखो इक्वल वेक्टर. डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर. देखो डेफिनेशन क्या है. द वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. द वेक्टर्स having the same magnitude and same direction
same direction are called as equal vectors। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और जिनकी डायरेक्शन भी सेम है, ऐसे दो वेक्टर्स को एक दूसरे के इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो अभी ये दो वेक्टर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं कि वेक्टर ए बार एंड वेक्टर बी बार आर इक्वल वेक्टर्स ऑफ ईच अदर एज वेल एज ये एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स भी है। वेक्टर ए बार और बी बार एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स भी है। कैसे पता चला? तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे को पैरेलल है और इसलिए मैं ऐसे बोलूंगी कि ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स भी है। लेकिन सिर्फ पैरेलल वेक्टर बोल सकती हूँ क्या? नहीं, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल वेक्टर हैं और पैरेलल भी है। लेकिन अगर मैं एक वेक्टर ऐसा बना दूं, एक वेक्टर m बार ले लेते हैं, दिस इज अ वेक्टर m बार एंड दिस इज अनदर वेक्टर n बार। ये n बार नाम का वेक्टर है, ये m बार का वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड है 7 मीटर और इसका है 9 मीटर। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। द वेक्टर m बार एंड द वेक्टर n बार आर हैविंग द सेम डायरेक्शन बट दे आर नॉट हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये दो वेक्टर एक दूसरे के इक्वल वेक्टर नहीं है। तो फिर कौन से वेक्टर है? ये एक दूसरे के सिर्फ पैरेलल वेक्टर्स है। These two vectors are only parallel vectors of each other. They are the parallel vectors. ये एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स है, लेकिन ये एक दूसरे के इक्वल वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल वेक्टर? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इनका सिर्फ डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर है लेकिन इक्वल वेक्टर नहीं। लेकिन ऊपर की फिगर में जो दो वेक्टर है ए बार और बी बार, ये एक दूसरे के इक्वल वेक्टर भी है और पैरेलल भी। तो ये कंपलसरी है कि कोई भी दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के इक्वल वेक्टर होते हैं तो कंपलसरी वो एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर होते ही है। लेकिन कोई भी दो वेक्टर जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो एक दूसरे के इक्वल वेक्टर हो। अब अगला कंसेप्ट आता है, ये देखो इक्वल वेक्टर के बाद अगला कंसेप्ट आता है हमारा अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर। अगला कंसेप्ट अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर या तो इसको निगेटिव वेक्टर भी कहते हैं, निगेटिव वेक्टर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर? तो डेफिनेशन देखो, जैसे ये डेफिनेशन थी हमारी वैसे ये वाली आएगी। द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड but exactly opposite direction. The vector having the same magnitude but exactly opposite direction are called as negative vectors, are called as negative vectors or are called as opposite vectors, opposite vectors or negative vectors of each other, negative vectors of each other, एक दूसरे के। ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर होते हैं या निगेटिव वेक्टर होते हैं तो किसको बोलोगे? तो ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, ऐसे दो वेक्टर्स को एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर्स कहते हैं। तो एक डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पर एक वेक्टर है p बार, इसका मैग्नीट्यूड है 6 मीटर और एक दूसरा वेक्टर है q बार। ये देखो ये दूसरा वेक्टर है q बार, इसका भी मैग्नीट्यूड है 6 मीटर। लेकिन आप अगर देखोगे तो p बार और q बार एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है और इनके मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसीलिए ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हो गए? दिस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज ये एक दूसरे के हो गए अपोजिट वेक्टर। क्या हो गए? अपोजिट वेक्टर। लेकिन अब बाजू में एक फिगर बना देती हूँ। ये एक वेक्टर है y बार और एक दूसरा वेक्टर है z बार। देखो ये एक वेक्टर है y बार और एक दूसरा वेक्टर है z बार। तो इसका मैग्नीट्यूड है 7 मीटर और इसका है 9, राइट? अब आप इसको गौर से देखो
तो इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग है और डायरेक्शन एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है इन दोनों के, तो ये अपोजिट वेक्टर्स नहीं हुए। ये डायरेक्शन अपोजिट है मतलब एक दूसरे को एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल। तो ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए, ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए। ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर है लेकिन अपोजिट वेक्टर नहीं है। क्यों अपोजिट वेक्टर नहीं है? क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है और इसीलिए ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। लेकिन वेक्टर p बार और q बार जो है ना, इनके मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, जो कि तुम्हारे अपोजिट वेक्टर की डेफिनेशन के हिसाब से क्वालिफाई होता है। और इसीलिए वेक्टर p बार और q बार को मैं एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर कहती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और स्टेटमेंट रिवाइज करना चाहती हूँ कि these two vectors are called as anti-parallel vectors of each other, whereas these two vectors are called as opposite vectors of each other. So I can say, listen carefully now, I can say opposite vectors are anti-parallel to each other. Every two opposite vectors are anti-parallel vectors of each other, but every two anti-parallel vectors are not compulsory opposite to each other. हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताती हूँ कि हर दो वेक्टर जो एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर है वो एक दूसरे को एंटी पैरेलल होंगे ही, लेकिन हर दो वेक्टर जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर है वो एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हो ये जरूरी नहीं है। Is that clear? So this is what about the equal vector, negative vector, parallel vector और anti-parallel. पैरेलल वेक्टर होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन सेम होना काफी है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहा तभी भी अपन उसको पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। लेकिन वही दो पैरेलल वेक्टर जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा और डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा तब हम उन्हें इक्वल वेक्टर बोलते हैं। वैसे ही अगर दो वेक्टर एक दूसरे को एंटी पैरेलल है और मैग्नीट्यूड में सेम हो गए तो तब हम उन्हें अपोजिट वेक्टर्स कहते हैं। अगला कंसेप्ट आता है हमारा नल वेक्टर। अगला कंसेप्ट आता है नल वेक्टर और उसके बाद अगला कंसेप्ट आता है यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग नल वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय नल वेक्टर? नल का मीनिंग क्या है? नल मीन्स जीरो, नल मीन्स जीरो। तो फिर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, नल होता है। देखो नल वेक्टर की डेफिनेशन, नल वेक्टर द वेक्टर having zero magnitude and arbitrary, the vector having zero magnitude and arbitrary direction, the vector having zero magnitude and arbitrary direction is called as null vector or zero vector। यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और इमेजिनरी डायरेक्शन होती है। आर्बिट्ररी का ग्रामेटिकल मीनिंग है इमेजिनरी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमेजिनरी क्यों पकड़ते रहे हम लोग? तो अब मुझे बताओ कि अगर एक आधा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसको हम बताएं तो कैसे बताएं? उसको अगर हम रिप्रेजेंट करना है तो हमको तो इमेजिन करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको तो मैग्नीट्यूड है ही नहीं। तो इसीलिए हम इमेजिनरी डायरेक्शन उसकी पकड़ते हैं और इसीलिए डेफिनेशन में बोला गया है द वेक्टर हैविंग अ जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन आर्बिट्ररी यानी कि इमेजिनरी होती है, ऐसे वेक्टर को नल वेक्टर या जीरो वेक्टर भी कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ नल वेक्टर कौन से हैं कि अगर एक आधी बॉडी रेस्ट में है, राइट नाउ सपोज आई एम एट रेस्ट, तो मुझे वेलोसिटी है क्या? नहीं है। तो अगर एक आधी बॉडी रेस्ट पे होंगी या स्टेशनरी में होंगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि इफ द बॉडी इज एट रेस्ट और इट इज स्टेशनरी देन वेलोसिटी फॉर सच ए बॉडी इज अ नल वेक्टर। तो वो एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, द वेलोसिटी वेक्टर फॉर अ stationary, the velocity vector for a stationary particle, is a null vector।
यानी कि एखादा पार्टिकल स्टेशनरी है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, नल वेक्टर। द वेलोसिटी वेक्टर फॉर अ स्टेशनरी पार्टिकल इज अ नल वेक्टर। दूसरा एग्जाम्पल हम लिखेंगे कि इफ द बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक आधी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, तो मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग क्या है। इफ द बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, अगर वो सीधे लाइन में, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है, तो ना उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा, ना डायरेक्शन बदल रहा, दोनों नहीं बदलते, तब हम कहते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होती है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। तो मैं ये वाला एग्जांपल डाल सकती हूँ, इफ द बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, if the body moves with uniform velocity, then acceleration for such a body is a null vector। अगर एक आदमी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो ऐसे बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है, नल वेक्टर, क्योंकि उसको एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। If the body moves with a uniform velocity, then acceleration for such a body is a null vector. So these are the two examples of null vector. अब आता है अगला एग्जाम्पल, अगली कंसेप्ट या अगला डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर यानी क्या? अब यूनिट का मीनिंग है 1, यूनिट का मीनिंग है 1, तो फिर यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या आएगी? द वेक्टर having unit magnitude यानी 1, the vector having unit magnitude ब्रैकेट में लिखेंगे 1, the vector having unit magnitude in a given direction, the vector having unit magnitude in a given direction is called as यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब ये यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाता है? तो यूनिट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ सिंबल यू कैप। यूनिट वेक्टर को ऐसा लिखते हैं यू कैप। तो हाउ दिस वेक्टर इज कैलकुलेटेड? तो अगर एक आधा वेक्टर है, सपोज ए बार इज अ वेक्टर, तो आप इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करो। अगर ये वेक्टर ए बार है तो आप इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करो, तो आपको जो मिलेगा वो यूनिट वेक्टर मिलता है। उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करें तो अपने को उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिलता है। तो फिर ये यूनिट वेक्टर क्या काम करता है? तो यूनिट वेक्टर का काम होता है इस वेक्टर की डायरेक्शन बताना। द यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। द यूनिट वेक्टर क्या काम करता है? यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, मतलब एक आधे वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करें तो हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिलता है। तो यूनिट वेक्टर क्या काम करता है? तो यूनिट वेक्टर उस दिए हुए वेक्टर की डायरेक्शन बताने का काम करता है। दिस पॉइंट टू बी नोटेड। व्हाट इज द रोल रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट वेक्टर? The unit vector represents the direction of a given vector. It is very very important. तो यूनिट वेक्टर को हम लोग u कैप से रिप्रेजेंट करें, u फॉर यूनिट एंड कैप रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर। तो x y z एक्सिस जो होते हैं ना हमारे, सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ये x एक्सिस, y एक्सिस और ये है हमारा z एक्सिस। तो x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है i कैप, y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है j कैप और z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है k कैप। तो i कैप, j कैप एंड k कैप, i कैप, j कैप एंड k कैप, these are the unit vectors along x y z axis। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा अगला कंसेप्ट आता है
यूनिट वेक्टर के बाद अगला कंसेप्ट आता है पोजीशन वेक्टर। अगला कंसेप्ट आता है पोजीशन वेक्टर। तो देखो पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर? तो उसके नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। पोजीशन वेक्टर के नाम में जैसे पोजीशन, तो वो काम क्या करता है, उसके नाम में ही उसका काम छुपा हुआ है। क्या काम है उसका? टू एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। तो देखो पोजीशन वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? पोजीशन वेक्टर, हाउ विल डिफाइन द पोजीशन वेक्टर? द वेक्टर व्हिच डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, द वेक्टर which describes the position of a particle, the vector which describes the position of a particle with respect to origin, in a given coordinate system is called as पोजीशन वेक्टर। यानी क्या रे? ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल की पोजीशन बताने का काम करता है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसके हिसाब से? ओरिजिन के हिसाब से। तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताती हूँ कि आई विल ड्रॉ द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। मैं सबसे पहले आपको एक्स वाई और जेड एक्सिस के बारे में बताती हूँ। सपोज ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ये आपका जेड एक्सिस हो गया, राइट? जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पर ये जो होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो यहाँ पे एक आपका पार्टिकल P है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 1, 3, राइट? तो जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये 2, यहाँ पे 2 हो गया, और इसका y कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया 1 सपोज टू बी, ये हो गया 2, ये हो गया 1, और ये 1, 2, 3, 4, ये हो गया 3, लाइक दैट। तो इस प्रकार आपका पार्टिकल कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसमें कहीं तो भी ये पार्टिकल आपका सपोज यहाँ पर आ रहा है। तो ये आपके पार्टिकल के कोऑर्डिनेट हो गए। तो आप क्या करोगे? ओरिजिन से आप पार्टिकल को जोड़ दो। ये देखो ओरिजिन से पार्टिकल को लोकेट करो और यहाँ पे बना दो एरो OP बार। तो वेक्टर OP बार रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल P। Vector OP bar represents the position of a particle P with respect to origin। ये वेक्टर OP बार जो है वो पार्टिकल P की लोकेशन बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। किसके हिसाब से? ओरिजिन के हिसाब से। किस में? एक दिए हुए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। द वेक्टर OP बार रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल P with respect to origin in a given coordinate system। तो इसीलिए इस वेक्टर OP बार को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। ये किसकी पोजीशन बता रहा है? पार्टिकल P की। ये पार्टिकल P एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है ये हमें पता चल रहा है इस वेक्टर OP बार से, और इसलिए वेक्टर OP बार को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को हम R बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ऐसा वेक्टर जो कि पार्टिकल की पोजीशन बताता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन के हिसाब से, उसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है? उसके बाद लास्ट डेफिनेशन अपनी आती है रिजल्टेंट वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्टेंट वेक्टर? तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो नंबर ऑफ वेक्टर्स आर आइदर एडेड और सब्सट्रैक्टेड टुगेदर, और उनको एडेड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्टेंट असर आएगा वो एक सिंगल वेक्टर से बताया जाएगा। तो वो जो सिंगल वेक्टर आता है इन सभी का इफेक्टिव, जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स है उनका एक सिंगल वेक्टर आता है जो कि इफेक्टिव होता है, वो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जितना कि उन सभी वेक्टर्स ने कंबाइनली प्रोड्यूस किया था। तो उस ऐसे सिंगल वेक्टर को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। द रिजल्टेंट ऑफ 2 or more वेक्टर, द रिजल्टेंट
the resultant of two or more vectors is a single vector which produces the same effect as that of the vectors देखो, the resultant of two or more vectors is a single vector which produces the same effect as that of the effect produced by all the vectors together. नंबर ऑफ वेक्टर्स इकट्ठा होके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो ही सेम इफेक्ट एक सिंगल वेक्टर अगर प्रोड्यूस करता है तो उस सिंगल वेक्टर को इन नंबर ऑफ वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। इसके बारे में हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके।